नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 9। अभी तक हमने 8 महत्वपूर्ण वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। पिछले अगर वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। यह जो सीरीज है आपके वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इनमें से कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर। आप याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को जो है भारत का मानक समय मेरिडियन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो मानक समय मेरिडियन है यह ग्रीनविच से यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? तो जीएमटी से जो है यह 5.5 घंटे आगे है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो MOUCA, इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 राज्यों को याद कर सकते हैं। एम से आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, O से आपका उड़ीसा हो जाएगा, और इसके बाद आपका U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करते हैं? तो उसको हम कैश डाटा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैश डाटा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपको बताना है। तो चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 324 के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू माउंटेन्स यानी कि ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन यानी कि ब्लू पर्वत कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इनको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू माउंटेन्स हम किसको कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं। तथा यह जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैली हुई हैं। तथा नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। इसे आप याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं दोदा बेटा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से आरंभ किया गया था? यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त क्रांति मैदान से। आप याद रखिएगा, अगस्त क्रांति मैदान को हम ग्वालियर टैंक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ग्वालियर टैंक भी अगर आपको ऑप्शन में दे दे तो ग्वालियर टैंक भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो ग्वालियर टैंक मैदान है या जो अगस्त क्रांति मैदान है आपको मिलेगा बम्बई में। यहीं से जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि आपका बम्बई में था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है? कौन सी धारा टेलीफोन लाइन में बहती है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में प्रथम नियमित जनगणना की यहाँ पे बात हो रही है कि किस वर्ष में भारत में प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में। आप याद रखिएगा, 1881 में भारत में प्रथम बार नियमित जनगणना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो है इस समय वायसराय था तथा रिपन के कार्यकाल में ही भारत में प्रथम नियमित जनगणना शुरू की गई थी। तथा 1881 में एक और चीज़ हुई थी, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम भी पारित हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम वेबर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वेबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन में भारत के पड़ोसी देश और उनका राष्ट्रीय खेल दिया गया है। इसमें से आपको उसकी पहचान करनी है जो अपने राष्ट्रीय खेल से सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, जो कि गलत है, क्रिकेट नहीं है बल्कि कबड्डी जो है आपको कबड्डी जो है राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का। इसके अलावा भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो कबड्डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी की जयंती होती है। इसी कारण से इस 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। इसी 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 को जब यह अस्तित्व में आया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसे आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत था, तथा 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी का जो दिन होता है, इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इसमें से आपको पहचान करने की उत्तर प्रदेश का कौन सा एक जिला नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेठी जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, मेरठ है, बस्ती है, लेकिन देहरादून जो है उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है 100% सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। तो इसमें से आपको बताना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने योगदान नहीं दिया था? तो आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा,
कुतुब मीनार की जो नींव थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। वहीं कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद कुछ क्षति पहुंच जाती है कुतुब मीनार को, तो उसके मरम्मत का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें से उस कथन की आपको पहचान करनी है जो सत्य है, सही है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूं कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तीनों ऑप्शन को आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनका स्थापना का वर्ष दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, जो कि बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1972 में की गई थी, बल्कि ये गलत आपका हो जाएगा। 1972 में नहीं बल्कि 1982 में जो है आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। वहीं LIC की स्थापना भी यहाँ पे गलत दी गई है। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके अलावा आपका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसको हम RRB के नाम से जानते हैं, तो RRB की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। तो RRB का भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सुमेलित था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप याद रखिएगा ये 50वें नंबर के हैं। क्रम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो 50वें नंबर के ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके वर्तमान में इनका नाम है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इनका नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किस क्रम के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? मतलब किन देशों से संबंधित है आपकी 49वीं समानांतर रेखा? तो आप याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के मध्य। इसके अलावा पूरे विश्व में जो भी इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं किन किन देशों के मध्य अवस्थित हैं, सारी चीज़ें आपके सामने एक ही जगह पर लिखी गई हैं। चाहे तो वीडियो को रोक के इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कलकत्ता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा कलकत्ता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, यानी कि PC महालनोबिस के द्वारा जो है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। PC महालनोबिस को जो है भारत में सांख्यिकी का पिता हम कहते हैं, तथा इनका जो बर्थडे होता है 29 जून को, इसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका होता है वह टमाटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक स्रोत हैं, उनमें कौन सा एसिड कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड, दही में आपका लैक्टिक एसिड, चींटी और बिच्छू के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं ये पाया जाता है। इसके अलावा सेब में आपका मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में जो थकान का हमको अनुभव होता है इसका कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जमाव जो है होता है, इसी के कारण जो है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण जो है हमको मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो स्लाइड है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं आपसे पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार देती है। तो नगर पालिकाओं से रिलेटेड आपकी यह 12वीं अनुसूची, इसको जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किया गया था 1992 में। तथा 12वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे टोटल 18 सब्जेक्ट यानी कि 18 विषय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा कहा जाता है? नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के स्वतंत्रता यानी कि किस प्रकार के लिबर्टी की बात नहीं की गई है? तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रियम्बल में जो है 5 प्रकार के लिबर्टी यानी कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इनमें से है आपकी विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन पंथ निरपेक्ष की स्वतंत्रता की बात जो है हमारे प्रस्तावना में नहीं करी गई है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य लिबर्टी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र प्रियम्बल में है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी कि क्षेत्रफल में सब मेल खाता है? यहाँ पे 4 महाद्वीप दिए गए हैं, उनके सामने उनका एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश दिया गया है। तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी वाला ही सही है। साउथ अमेरिका महाद्वीप जो आपका है, इसका सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी तीनों आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इन तीनों महाद्वीप के सबसे बड़े देश कौन है एरिया के मामले में? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय सिस्टम में एक नहीं है? जो 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की, उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है, पंचायत समितियों को सम्मिलित किया गया है, जिला परिषद को सम्मिलित किया गया, लेकिन इसमें नगर परिषद को नहीं सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाए। कौन कौन सी 3 स्तरीय? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और समिति का नाम भी आप याद रखिएगा जिसने यह सुझाव दिया था, सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में योगदान देने वाले इसमें से कौन कौन से कारक हैं? तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र सम्मिलित है, रूस में समाजवादी क्रांति सम्मिलित है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक सम्मिलित है, जिसने हमारे संविधान के निर्माण में योगदान दिया था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने जो है हमारे संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके यहाँ पे इन तीनों ने योगदान दिया हुआ है। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। आपको पता होगा कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल स्वतंत्र हुआ करती थी। तो आपको बताना है कि उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय भारत में नहीं था? भारत का प्रमुख व्यवसाय कौन सा नहीं था? तो कृषि प्रमुख व्यवसाय था अंग्रेजों से आने से पहले, हस्तशिल्प था, निर्माण व्यवसाय था, लेकिन पर्यटन का जो व्यवसाय था उस समय नहीं हुआ करता था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का अगला प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक उदार नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? 1991 की जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी उसमें किसको किसको सम्मिलित किया गया था? तो एलपीजी, इसको रिफॉर्म हम बोलते हैं। एल से मतलब आपका हो जाएगा उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि आपका निजीकरण हो जाएगा, जी से आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विकरण हो जाएगा। तो इसमें से वैश्विकरण, निजीकरण, उदारीकरण हो जाएगा, लेकिन औद्योगिकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि 1991 की जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। और इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री हमारे हुआ करते थे। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस किताब के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कि यह जो किताब फेमस किताब बहुत बार एग्जाम पूछी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, यह
बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास की कुछ और पुस्तकें भी हैं, जैसे आपका मेघदूतम हो गया, ऋतु संहार हो गया, रघुवंश हो गया। इसके अलावा एक और पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं अन्य जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, मेघदूतम हो गई, ऋतु संहार हो गई, रघुवंश हो गई। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्नों का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 9 था वीडियो के री एग्जाम के लिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।